हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रेप्सो। स्टूडेंट्स, आज से आपको इस चैनल पे हमारी जो सोशल साइंस की बुक है, जो हमारी बुक्स हैं उनमें से एक बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसके लेक्चर्स आपको आज से इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने ये लेक्चर्स देखे तो आपको फिर अपनी सोशल साइंस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प एंड वेरी कंसेप्चुअल मैटर में हम इसको देखेंगे। और जो भी इसके अंदर है, हमारा जो हमें जो चैप्टर में कंटेंट दिया है वो समझने की कोशिश करेंगे। और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे हमारा जो एग्जाम अभी आने वाला है बहुत नज़दीक है, हमें पता है हम सबको, और हमारा सिलेबस बहुत बड़ा होता है सोशल साइंस का। सोशल साइंस में सबसे बड़े डरने की बात ये होती है कि तो उसका सिलेबस इतना बड़ा है और ऊपर से रट्टा बहुत मारना पड़ता है। स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको जल्दी खत्म कर सके, और इसके अंदर जो मैटर है, जो भी हमें कंटेंट दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, उसको समझ के खत्म कर सके। अगर आपने एक बार कंटेंट समझ लिया ना, तो फिर आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी। बोरियत खत्म होने के साथ साथ आप आंसर को लिखने के लायक हो जाओगे। यानी एक बार आपको समझ में आ गई चीजें, एक बार आपको बस समझ लेना है कंटेंट की आपकी बुक में आपको दिया क्या हुआ है, बस फिर उसके बाद आप आंसर आप ऐसे ही लिख लोगे। हमें बस उसको समझते हुए चलना है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी बुक है सिविक्स की और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। उसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग चैप्टर है, हम उससे स्टार्ट करने वाले हैं। इसको देखेंगे इसमें क्या क्या है। और मैं सच कह रहा हूँ आपको आपको बस आपको क्या करना है, ये पहले तो ये लेक्चर देखना है। लेक्चर देखना है आपको। अगर हम बोर्ड पे जो वर्क करेंगे, अगर आप बोर्ड वर्क पे अपने नोट्स बना लो, उससे आपको क्या होगा कि आपने नोट्स बना लिए, आपके बनाए हुए नोट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और दोबारा आपको जल्दी याद करने में आसानी होगी, क्योंकि याद करना ही इसमें सबसे बड़ा असर दर्द है ना यार। कि हमें हमें पता है कि यार हमें इतना सारा दिया हुआ, इसमें से क्या पढ़ें क्या छोड़ें। और इतनी बड़ी बड़े चैप्टर रहते हैं, 18 18 19 17 18 पेजेस के। अब उनको पढ़ना वही बहुत मुश्किल होता है। यही 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 वजह है कि हम ये चैप्टर्स करेंगे। और आपको क्या करना है, पहले लेक्चर देखना है, फिर जो स्लाइड्स हैं आपको जो मिल जाएंगी यहाँ पे, उनसे आपको रिवाइज कर लेना है। बस आपका काम हो गया। इतना कर लिया आपने, सब मैटर समझ लिया, लेक्चर देख लिया, अब आप आंसर लिखने के लायक हो जाओगे। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है, इतना ही करना है आपको और बस। और बाकी आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं लाइक मैथ, साइंस, इंग्लिश, जिसमें आपको थोड़ा फोकस करना है, आपके पास उनके लिए भी टाइम होगा, क्योंकि सारा टाइम एक सब्जेक्ट को नहीं दे सकते ना यार, हमें तो बाकी भी करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। देखो, पहले तो हम अपनी बुक का ही मतलब समझ लेते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता क्या है। बुक का नाम ऐसा क्यों है। अब यार सिविक्स की किताब है, हमें पता ही नहीं कि डेमो जो उसका नाम है हमें उसका मतलब ही नहीं पता, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेमोक्रेटिक का क्या होता है। वैसे डेमोक्रेसी से रिलेटेड ये डेमोक्रेटिक वर्ड का, डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो उसका मॉडिफाइड वर्ड है, और कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल। यानी डेमोक्रेसी में जहाँ पे सारी पावर जो होती है, अभी होती है ना, सारी पावर जो होती है लोगों में ही वेस्टेड होती है, लोगों में ही निहित होती है, लोगों में ही विद्यमान होती है, निहित होती है, वेस्टेड होती है। यानी कि वो लोग जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करके वो चुनेंगे, वही गवर्नमेंट रूल करती है, वही होता है डेमोक्रेटिक। और पॉलिटिक्स का मतलब कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट किस तरह से गवर्न होगा, उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और डेमो यानी कि जो पॉलिटिक्स है, यानी कैसे लोग गवर्न होंगे, वो लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, यानी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। इन दिस वे द कंट्री विल बी गवर्नड। इसका मतलब वो पॉलिटिक्स जो है, जो कंट्री का गवर्नेंस है, वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक मतलब लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, बस यही इसका मतलब है। यही हमारी बुक का मतलब है। तो हम देखेंगे इस किताब में, हम जो पावर शेयरिंग है हमारा वो हम इसमें चलाएंगे। अब देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है, देखते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पावर शेयरिंग होता क्या है। देखो, पावर शेयरिंग का मतलब नाम से पता चल रहा है, पर फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं। मतलब कि पावर का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पावर किसी एक बॉडी में कंसंट्रेट ना हो, किसी भी एक बॉडी में पावर कंसंट्रेट ना हो, अदरवाइज वो पावर का अनलिमिटेड मिसयूज करते हैं, अनलिमिटेड उसको एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसमें कहते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो इसको तीन चार चीजें कह सकते हैं। अब हम ऑर्गन क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेवल्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, और सोशल ग्रुप्स हम उसको वो भी देखेंगे। सोशल ग्रुप क्या है? वैसे अब अगर आपको अभी समझना हो तो सोशल ग्रुप जैसे सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप होते हैं। कोई लैंग्वेज के बेस पे, कोई जेंडर के बेस पे, कोई रिलीजन के बेस पे, ये सोशल ग्रुप होते हैं। इनके बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, है ना। होता है ना कि यार जो भी चीज़ आई, मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, है ना, होता है ना, वही है इसमें। कद्दू कटेगा यानी जो पावर होगी वो सबको इक्वली हम देंगे। और कोई इससे क्या होता है कि कोई भी पावर का कंसंट्रेशन होता है वो किसी एक बॉडी में नहीं होता है। यानी कि अगर हमारे घर में ही होता है कि एक जो
हमारे हैं गार्जियन होते हैं, किसी घर में दादा होते हैं, किसी घर में फादर, एज द केस में भी मदर, सारी पावर उनके पास होती है, वो सारे फैमिली के सारे फैसले वही लेते हैं। लेकिन और वही इसी कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पावर को शेयर करना पड़ता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में भी। यस, पॉलिटिकल पार्टीज इनके हिसाब ले लो, अपोजिशन पार्टी एक होती है, रूलिंग पार्टी एक होती है अपोजिशन पार्टी। खैर वो सब अभी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, आपको उतना वो हमें वो समझना है। पावर शेयरिंग क्या होती है, बस हमें ये समझ लेना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये है पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हो तो भाई उसका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना कि पावर शेयरिंग है क्या। तो वही है पावर शेयरिंग। ये हम यहाँ पे टर्म्स, हम थोड़ी सी टर्म्स दी हुए जो इस चैप्टर में रेगुलरली यूज होंगी, हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। पावर शेयरिंग की बात हमने कर ली है ना। ये आप वैसे जो हमने डिसीजन, हम जैसे ये है ना, पावर शेयरिंग अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इंडिया के केस में 3 ऑर्गन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको हम आगे देखेंगे। इसको चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम कहते हैं। ये तीनों जो बॉडीज हैं एक दूसरे को चेक करती हैं, इनकी पावर्स को। ये ऑर्गन्स हो गए। लेवल्स की बात करें तो ऊपर यूनियन गवर्नमेंट होती है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, और नीचे सबसे लोकल गवर्नमेंट होती है। ये इसको बोलते हैं लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ये लेवल है, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा। ये हालांकि हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम आगे के चैप्टर में इसको देखेंगे, इसका डेडिकेटेड चैप्टर है। हाँ, तो हमें इस पर इतने अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा पावर शेयरिंग है हम उस पर फोकस करेंगे। एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक मतलब जो जो लोग सेम कल्चर को शेयर करते हैं, होता है ना। मतलब कि कुछ लोगों का कल्चर अपना होता है तो वो अपना एक ग्रुप बना ले, तो वो एक एथनिक, वो एथनिक हो गई, उनकी एथनिसिटी हो गई। तो ये सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ओके। मेजोरिटेरियनिज्म इसको बोलते हैं बहुमतवाद। यानी कि ये ऐसी थियरी है या फिर ऐसा इसे ऐसा प्रिंसिपल कहेंगे जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जिन लोगों के नंबर ज़्यादा होंगे, स्टूडेंट्स इस पे फोकस करेंगे हम, क्योंकि ये वाली टर्म जो है काफ़ी रिपीटेडली यूज़ होगी, या फिर हमें इसका मतलब जानने को बहुत बार देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जिसके नंबर ज़्यादा हैं, ऐसा प्रिंसिपल जो ये माने कि जिसके नंबर्स ज़्यादा हैं उसका डोमिनेंस होना चाहिए। यानी कि अगर अब जैसे आपकी क्लास है, अब आपकी क्लास में अगर लड़कियां ज़्यादा हैं, है ना, लड़कियां ज़्यादा और लड़के कम, तो क्या होता है, लड़कियां डोमिनेट करने लग जाए, या फिर उल्टा कर लो इसका, लड़के ज़्यादा है या लड़कियां कम तो लड़के डोमिनेट करने लग जाएं। ये इसी को बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, यानी नंबर गेम एक तरह से पूरा। इट मीन्स बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री। मेजोरिटी का मतलब बहुमत, जिनके नंबर ज्यादा हों, बस यही है मेजोरिटेरियनिज्म। तीनों देख लिया हमने। पावर शेयरिंग क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, एथनिक और मेजोरिटेरियनिज्म। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हमें इसमें मेनली 2 कंट्रीज के पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस चैप्टर में। एक है मतलब पहले पावर शेयरिंग का मतलब हमें समझाने के लिए 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए हैं, 2 प्राइम, उन एग्जाम्पल्स को हमें देखना है। और हमें ये भी देखना है कि पावर शेयरिंग के वहाँ पे क्या ऐसे मतलब वहाँ पे क्या इशूज थे। पहले वहाँ पे हमें देखना है उसका, उस कंट्री की क्या क्या स्ट्रक्चर था, बनावट थी, फिर वहाँ पे क्या इश्यूज थे, और उन इश्यूज को हैंडल, उन इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप वहाँ पे उन्होंने लिए, वो हम देखेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि पावर शेयरिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो 2 कंट्रीज के नाम आएंगे इसमें, हम देख लेते हैं यहाँ पे। एक कंट्री है, 1 सेकेंड, रॉन्ग स्लाइड वॉज चोजन। एक कंट्री है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। स्टार्ट हम करेंगे बेल्जियम से। बेल्जियम हमारी बुक में भी हमें पता है कि बेल्जियम में पहले दिया हुआ है, तो हम बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये बेल्जियम है, बेल्जियम का मैप है। एक्चुअली मैप ऐसा नहीं है, हम बस इसको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ये है बेल्जियम, बेल्जियम है, ये मैप है बेल्जियम का। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो आप, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। ऊपर का जो हिस्सा है ये नॉर्थ है ना, हमें पता है कि नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये नीचे साउथ डायरेक्शन है। दिखाई दे रहा होगा, आई होप, यस इज, एंड माई राइटिंग इज बिट लेजिबल। आई विल कीप स्पीकिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वट आई एम राइटिंग, यू कैन नोट इट डाउन और अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग। तो ये है, एक है नॉर्थ एक साउथ। तो पहले वाले को बात करते हैं, जो ये रीजन है, ये वाला। देखो, इस रीजन का नाम है, इस रीजन को बोलते हैं हम फ्लेमिश रीजन। जैसे भारत होता है ना, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ऐसे ही यहाँ पे जो है बेल्जियम का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में ज़्यादातर जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है। डच एक लैंग्वेज है। यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो डच बोलते हैं, जो डच बोलते हैं, और ये बहुत ही वीक लोग हैं। मतलब वीक का मतलब क्या, यानी कि इतने पढ़े लिखे नहीं है, ना इनके पास ज़्यादा पावर है,
अंडरस्टैंड? ये तो ना इतने पढ़े लिखे हैं, ना इतने इनके पास इतनी पावर है, तो हम इसको इसीलिए कहते हैं ये वीक लोग हैं, थोड़े थोड़े से वीक हैं। देखा, इसीलिए एजुकेशन कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी तो है ना यार। अब देखो, जो लोग एजुकेटेड नहीं है उनके पास पावर नहीं है, और जो जिनके पास पावर नहीं है वो वीक है। यानी सोर्स ऑफ पावर इज एजुकेशन, इसीलिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है यार। देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल भी है। और यहाँ पे जो ये है, ये 59% ऑफ पॉपुलेशन जो है, परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये चार चीज़ें हम याद रखेंगे, फिर से देखेंगे एक बार। ये बेल्जियम है, बेल्जियम का नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वाला रीजन जो है उसका नाम क्या है, फ्लेमिश रीजन। वहाँ पे डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। ये थोड़े से वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि अनएजुकेटेड है, पावर नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है इतने। 59% ऑफ पॉपुलेशन यहाँ रिजाइड करती है। ये है साउथ, ये साउथ रीजन है, हमें पता है। साउथ रीजन को बोलते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लेमिश बोलते थे, इसको बोलते हैं वेलोनिया, इसे बोलते हैं वेलोनिया रीजन। यहाँ पे जैसे यहाँ पे डच लोग थे, यहाँ पे फ्रेंच है, फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग। ये वीक हैं, ये थोड़े पावरफुल हैं। ये इनके कंट्रास्ट में पावरफुल है। जैसे ये लोग पढ़े लिखे होंगे, इनके पास एजुकेशन होगी, इनके पास रिसोर्सेज होंगे, यानी इन्होंने पढ़ाई कर ली, इनके से इनके पास पावर आ गई। यही चीज़ है, इसीलिए एजुकेशन। और ये करीब आपकी पॉपुलेशन का 40% ऑफ पॉपुलेशन है, 40% ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप लोग अपने नोट्स में या फिर अपने एग्जाम्स में फुल लिखेंगे। कोई पॉपुलेशन ऐसे नहीं लिखेगा। शॉर्ट में हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमें हमारा काम चल जाए, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें लिखना पॉपुलेशन ही है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन है, ये 40% ऑफ पॉपुलेशन हो गई। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे 1% ऑफ द पॉपुलेशन, देखो कैसे, ये 59 वो 40 हो गया, 99%। 1% जो बचा, वो 1% जो है वो जर्मन है। बस इतना ही मालूम होगा तो बहुत है, बस इतना ही काफ़ी है इसमें। ये जर्मन लोग हैं, इनके इनके बारे में हमें इतना देखना भी नहीं है। मेनली हमें डच और फ्रेंच का देखना है, ठीक है। पर यहाँ पे है पॉपुलेशन में तो इनका भी ले लेते हैं, जर्मन है। तो ये हो गया बेल्जियम का नक्शा। बेल्जियम का ये चल, बेल्जियम में ये था। देखो क्या है, क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो एक और थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक चीज़ और हम यहाँ पे साइड में लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, 1 मिनट को मैंने यहाँ पे रख दिया है साइड में थोड़ा, अब समझने के लिए। हाँ, देखो बेल्जियम की एक पॉपुलेशन, एक कैपिटल है, ब्रसल्स कहते हैं उसे। उसका कैपिटल है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वैसी बेल्जियम की ब्रसल्स, है ना, सिंपल। अब ब्रसल्स में क्या है, ब्रसल्स का भी थोड़ा सा हमें कंपोजिशन देख लेना है पॉपुलेशन का। जैसे वहाँ पे देखो क्या है, अच्छा मेजोरिटी में कौन है यहाँ पे, इस तरफ देखो जरा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे मेजोरिटी में कौन है, डच है, 59% पॉपुलेशन है, तो ये मेजोरिटी में है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है, 40%। पर ये पावरफुल है तो थोड़े से समझ रहे हो ना, पावर इनके पास है। लेकिन ब्रसल्स में केस उल्टा हो जाएगा, जो 80% है, एक तरफ 80 और दूसरी तरफ 20%, 20%, 80% यहाँ पे लोग फ्रेंच हैं, और यहाँ पे 20% है डच। देखो अब, जो लोग वहाँ पे मेजोरिटी में थे, 59% जो डच मेजोरिटी में थे, वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है, सिर्फ 20%। ये कैपिटल, जो लोग यहाँ पे मेजोरिटी में थे वो यहाँ माइनॉरिटी में हो गए, और जो लोग यहाँ माइनॉरिटी में थे वो लोग वहाँ पे मेजोरिटी में हो गए, फ्रेंच। इसी वजह से अब फ्रेंच यहाँ पे मेजोरिटी में है, उनके पास ज़्यादा नंबर्स हैं। अब वो ज़्यादा नंबर है तो कहेंगे भाई कंट्री में जो भी होगा हमारे हिसाब से होगा, क्योंकि हम ज़्यादा हैं। ये फ्रेंच वाले कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम ज़्यादा लोग हैं, हमारे पास हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हम फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं, हमें फ्रेंच अच्छी लगती है, तुम्हें नहीं लगती तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा हैं तो हमारी चलेगी। ये कैसी बात हुई, ये तो गलत बात हुई। गलत बात तो है ही। अब जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो कैसे दूसरों पे वो कर डोमिनेट कर सकते हैं भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो क्या होगा, डच लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। जो डच हैं वो कहेंगे नहीं भाई, नंबर हमारे कम है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने हिसाब से कंट्री को चलाओगे, जैसा मन करेगा तुम्हारा वैसी पॉलिसी बनेगी, वैसे कानून बनेंगे, वैसे लॉज बनेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये डच वाले कहेंगे, और बात तो सही है, गलत सही गलत थोड़ी कह रहे हैं वो लोग, वो तो ठीक ही कह रहे हैं। डच लोग गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे इनके बीच में एक तरह से लड़ाई हो जाएगी डच और फ्रेंच में। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डच वर्सेस
फ्रेंच हो जाएगा, यानी ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब इस लड़ाई की वजह से गवर्नमेंट जो है डच, जो पूरे बेल्जियम की जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, वो कहेगी यार ये तो कंट्री के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इससे तो कंट्री हमारी बर्बाद हो जाएगी। अगर ये लोग लड़ते रहेंगे, अगर दो कम्युनिटी आपस में लड़ती रहेगी, दो मेजर कम्युनिटी, एक डच है एक फ्रेंच है, अगर वो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का क्या होगा? सही बात है, तो टेंशन वाली बात है वाकई में। फिर क्या होगा हमारा? तो ये गवर्नमेंट जो है बेल्जियम की, वो कुछ स्टेप्स लेगी। देखो स्टेप्स क्या होंगे, वो क्या करेगी ना, कहेगी अच्छा भाई तुम दोनों लड़ रहे हो ना, तुम्हारी लड़ाई है कि भाई वो फ्रेंच वाले कह रहे हैं कि हम चलाएंगे, डच वाले कह रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, स्टेप्स लेंगे, स्टेप्स टेकन बाय, आई थिंक माई पेन इज थिक, नाउ लेट्स सी। पहला, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देखो एक इसको बोलते हैं काउंसिल, मैंने लिख दिया शॉर्ट में, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, इसमें इक्वल इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। देखो डच है और फ्रेंच है, इनमें ये कहा जाएगा कि भाई देखो जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मंत्री परिषद बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद रखेंगे, सी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डच और फ्रेंच दोनों लोगों के, दोनों कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, यानी जब भी कोई कानून बनेगा तो वो डच और फ्रेंच दोनों के ही फेवर में होगा, दोनों के किसी के अगेंस्ट नहीं होगा, किसी भी कम्युनिटी को वीक नहीं करेगा, ऐसे कानून बनेंगे, समझे आप? तो पहला इन्होंने किया कि एक वो बना दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ वो होंगे, मेंबर्स होंगे दोनों के। एक बनाएंगे ये लोग, देखो स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग एम्पावर कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग पावर फीड कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट एम, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर, यानी कि स्टेट के पास भी कुछ पावर्स होंगी कि वो किस तरीके से अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं, यानी उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से आके जो मर्जी जो है नहीं कर सकती, स्टेट के पास भी अपनी अपनी पावर्स होंगी, यानी स्टेट भी पावरफुल हो जाएंगे, राइट? एक बनाएंगे ये लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट। अभी देखो ये समय हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, आपको स्लाइड्स में मिल जाएगा। डिस्कस करने का मतलब ये है कि ताकि हमें बातचीत से हम समझ जाए कि हमारा लेक्चर किस बारे में था। एक बार हमने बात कर ली तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, और इससे आपको ये शॉर्ट पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अपने एग्जाम्स में लिख दोगे, काम हो जाएगा। ये सब बहुत आपके एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बात तो कि बेल्जियम के सामने प्रॉब्लम क्या थी, बेल्जियम के सामने क्या प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर ली है इस स्लाइड पे, है ना, कि बेल्जियम के सामने क्या प्रॉब्लम है पूरी तरह से हमने देख लिया है, और उसके बाद अब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तरह से आपका जैसे एग्जाम है ये क्वेश्चन ही है कि कैसे स्टेप्स बेल्जियम ने लिए, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, जो स्टेप्स बेल्जियम ने लिए हम वही यहाँ पे देख रहे हैं, कौन से स्टेप्स बेल्जियम ने लिए थे। तो दो स्टेप्स देख लिए, थर्ड स्टेप्स है एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये टर्म आप जरूर अपने एग्जाम में यूज करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होता है कि जैसे डच हैं, अगर अगर डच हैं तो डच के जो फैसले होंगे वो उनके द्वारा, उनके जो डच पीपल जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे उनके ही अंदर वो डच होंगे, वो गवर्नमेंट में डच लोग जाएंगे और वो लोग उनकी पॉलिसी बनाएंगे। ऐसे ही फ्रेंच हैं तो फ्रेंच वाले भी होंगे, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो भी उनके फेवर में लॉज बनाएंगे। ऐसे ही थोड़े से जर्मन है, जर्मन का भी ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इससे क्या होता है कि जो हर एक कम्युनिटी है, जैसे डच की कम्युनिटी, फ्रेंच की कम्युनिटी और जर्मन की कम्युनिटी, इन तीनों कम्युनिटी के लोग आ जाएंगे और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, वो बनेंगे। इससे क्या होगा, किसी का भी इंटरेस्ट वायलेट नहीं होगा। क्लियर? ये तीन चार चीज़ें बेल्जियम ने करी, और मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम्स में बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि बेल्जियम ने किस तरह से स्टेप्स लिए थे। आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि क्या स्टेप्स उन्होंने अपने इशू को सॉल्व करने के लिए, तो ये स्टेप्स उन्होंने लिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखेंगे हम। तो यही हमने देखा, अब देखो जो हमने पढ़ा है वो यही सब वही सब आएगा यहाँ पर। हमने यहाँ पे छोड़ दिया था अपना
यहाँ पर मेजोरिटी। अब हम यहाँ पे आते हैं, वही चीज़ देखो पहले वाले में तो लिखा है कि बेल्जियम की ज्योग्राफी क्या है, कि ये स्मॉल फेडरल स्टेट है, वेस्टर्न यूरोप में है, एरिया इसका हरियाणा से कम है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस आपको बुक ने आपको इसलिए बताया ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए बस, कि ये बेल्जियम किससे अपने बॉर्डर शेयर करता है, नीदरलैंड से, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग से। ये सब उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। अब इस एथनिक स्ट्रक्चर जो हमने वहाँ पे पूरे फ्लो चार्ट में समझा है, वो यहाँ पे ऐसे लाइनों में लिखा है कि फ्रेंच स्पीकिंग कितने हैं, 40% हैं, और रिच हैं, वो पावरफुल हैं। डच स्पीकिंग है वो 59% है ना। बेल्जियम, फिर ब्रसल्स के बारे में बात हुई है, ये ब्रसल्स आ गया फिर से। इसके बारे में यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच हैं, 20% डच हैं। यही सब बातें हमने की हैं, इसीलिए हमने वहाँ पे पहली बात कर ली इसी। और अगर आपने अपने नोट्स को इस तरीके से बनाया ना, अगर आप अपने नोट्स इस तरीके से बनाओगे तो आपको जल्दी याद करने में बहुत आसानी होगी, बहुत जल्दी से याद कर सकते हो, चाहे वो बेल्जियम का केस हो चाहे वो ब्रसल्स का। आपने इस तरह से बना लिया, आपको बहुत आसानी से जल्दी याद करने में आसानी होगी। लेकिन ऐसे बनाओगे ना यार, तो फिर फंस जाओगे आप भी, रटना पड़ेगा, फिर वही रटने वाली बात हो जाएगी। और हम रटना चाहते नहीं, हम यहाँ पे समझ के जल्दी से एग्जाम पास करने आए हैं, रटने थोड़ी आए हैं कि बैठ के रटते ही रहे ना। वो हम मैथ और साइंस को समझ लेंगे, यहाँ पे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे ब्रसल्स की बात आएगी। इन ब्रसल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे वही फ्रेंच वाले जो है मेजोरिटी माइनॉरिटी समझ रहे हो ना आप। मेजोरिटी का मतलब जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, माइनॉरिटी मतलब जिनके नंबर कम होंगे। जो लोग नंबर में कम होंगे वो माइनॉरिटी, जो ज़्यादा होंगे वो मेजोरिटी। सिंपल वही है यहाँ पे कि वो मेजोरिटी में है, माइनॉरिटी में है। और फ्रेंच वालों के पास जो है पावर है हाथ में, वो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वाज बेटर रेड, मोर क्वालिफाइड, एक्सेस टू रिसोर्सेज, है ना। यही सब हमने पढ़ा है। फाइनेंशियली स्ट्रांग, यही सब तो पढ़ा है हमने। यही यही इशू है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम उससे पहले, एक मिनट, मैं अगर ये स्लाइड शिफ्ट कर सकूं, हाँ यहाँ पे। फिर हमने देखा था कि यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से क्या होगा, उनके बीच में टेंशन आ जाएगी। जो डच और फ्रेंच हैं वो आपस में लड़ जाएंगे, तो वही है वहाँ पे कि सोशल डिस्पैरिटी होगी, और जो होगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट में हमने देख लिया था कि जो फ्रेंच हैं वो अपने हिसाब से कंट्री को चलाना चाहते हैं, बेल्जियम को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन डच ऐसा नहीं होने देंगे, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यही तो कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। हम जानते नहीं है कि ऐसा इसमें क्या लिखा है, कुछ भी नया नहीं लिखा होगा, बस आप उसको देख लोगे आपको पता चल जाएगा जो भी हमने बातें करी हैं। अब यहाँ पे हमने स्टेप्स देख लिए, जो हमने स्टेप्स पीछे देखे थे। क्या है वहाँ पे, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, wide powers to state government, state governments are not subordinate to the central government, separate government in Brussels in which both communities have equal representation, है ना। यही सब बात कर रहे थे हम कि उसके बीच में फ्रेंच की भी होंगे, डच के भी, सब वो रिप्रेजेंटेशन होगा, यही तो होता है। और एक कम्युनिटी गवर्नमेंट आ गया, इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग ऑफ द कम्युनिटी। यही सब तो देखा था, बस वही सब स्टेप्स हैं। और यही स्टेप्स आपको अपने एग्जाम्स में जो हमने लिखे थे वो यूज़ करने हैं। बस थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देना है, क्योंकि सारी बात कहानी तो आपको पता ही है। बस यही है उनका। हमने क्या देख लिया, बेल्जियम देख लिया। बेल्जियम क्या था, बेल्जियम में क्या कैसा उसका कंपोजिशन था पॉपुलेशन का। फिर वहाँ पे कैसी उन्होंने प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेल्जियम ने क्या किया। इससे बेल्जियम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गया, यानी कि जो डच वर्सेस फ्रेंच वाली पोजीशन थी वो खत्म हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं ये हो गया। अब एक केस आया था फिर श्रीलंका का, ऐसा ही जैसे बेल्जियम है। अब दूसरा एग्जांपल किसका है, श्रीलंका का है। श्रीलंका में, श्रीलंका भी देख लेते हैं हम, देख भी क्या लेते हैं, देखना ही है। श्रीलंका, एसएल का मतलब श्रीलंका, इसका भी हमें पॉपुलेशन देखना पड़ेगा कि पॉपुलेशन इसकी कैसी है। तो देखो पहले जो था, इसमें जो था पॉपुलेशन इसकी कैसी है। एक होते हैं सिन्हाला, सिन्हालाज। एक थे तामिल्स, तामिल्स। और एक हैं क्रिश्चियंस। ये लोग श्रीलंका में रहते हैं, इस टाइप के, इस तरह के लोग सिन्हालाज हैं मेजोरिटी में, यानी मेजोरिटी में सिन्हाला सबसे ज़्यादा है। यानी श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है उसमें सिन्हाला सबसे ज़्यादा होंगे। कितने होंगे, 74% होंगे। जैसे बेल्जियम के केस में कौन थे, डच थे 59, लेकिन ब्रसल्स में वो माइनॉरिटी में थे 20% ओनली। यहाँ पे सिन्हाला 74% हैं। तामिल्स जो हैं वो यहाँ पे 18% हैं। और जो क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस का रोल आप यहाँ पे यही समझो, जैसे जर्मन थे ना वहाँ पे, जिनका छोटा सा रोल था 1% थे, वो ऐसे यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं वो 7% है।
सिन्हालास जो हैं ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी ये बुद्धिस्ट लोग हैं। तमिल्स में भी दो तरह के तमिल्स हैं, एक इंडियन तमिल है, इंडियन तमिल, और एक है श्रीलंकन तमिल। ठीक है, और क्रिश्चियन तो 7% है ही। ये जो हैं ये हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, यहाँ पे हिंदू भी हैं प्लस मुस्लिम भी हैं। ओके, सिन्हालाज हमें पता है वो बुद्धिस्ट हैं। क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियंस भी आपको, क्रिश्चियन की तो आपको रिलीजन समझ में आ ही रहा है क्रिश्चियंस क्या हैं। लेकिन इनका अगर हमें ये देखना हो कि ये यहाँ पे कितने हैं, सॉरी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हमने देखा ना तमिल वो हैं, वो सिन्हालाज हैं, तो ये दोनों बोलते हैं। ये सिन्हालाज भी, सिन्हाला भी, प्लस लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, ये लैंग्वेज है, ये तमिल भी बोलते हैं, यानी ये दोनों बोलते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं वो सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। आ रही बात समझ में। श्रीलंका में एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा बना लेते हैं अच्छा अच्छा सा। ये तमिल हो गया और ये क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है। ये पॉपुलेशन है श्रीलंका की। सिन्हाला कितने हैं, 74% है, बुद्धिस्ट है ये। तमिल हैं वो 18% है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम वो दोनों हैं। इसमें भी इंडियन तमिल है और श्रीलंकन तमिल है। और क्रिश्चियंस है 7% वो। और अगर आपको छोटा सा ये समझना हो कि श्रीलंकन तमिल, सॉरी इंडियन तमिल यहाँ पे कैसे आए, मतलब इंडिया के लोग श्रीलंका कैसे पहुंचे, तो देखो जब इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का, हम जब आज़ादी से पहले की बात थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, कुछ प्लांटेशन वर्कर्स को वो इंडिया से लेके श्रीलंका चले गए थे, इंडिया से श्रीलंका ले जाते थे। इसी वजह से ये जो माइग्रेशन हुआ है, ये जो माइग्रेशन था, ये जो शिफ्ट हुआ है पॉपुलेशन का इंडिया की, वो श्रीलंका में हुआ था। बस आपको समझ लेने की जरूरत है कि इंडियन तमिल वहाँ पहुंचे कैसे, इसीलिए बस यही है। तो यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी में कौन है, आप जरा बोर्ड की तरफ देख के बताओ कि मेजोरिटी में कौन है। मेजोरिटी हम जानते हैं जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे पॉपुलेशन में, यानी जो जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी वही वो मेजोरिटी में माना जाएगा। तो वो हमें देखने में आ रहा है कि ये तो 74 है, ये 18 है, तो सबसे ज़्यादा, और ये 7 है, तो सबसे ज़्यादा तो यार 74% है। तो यहाँ पे भी वही गेम हो जाएगा। क्या गेम हो जाएगा, ये कहेंगे भाई हम 74% हैं, हम सबसे ज़्यादा हैं, हमारे हिसाब से कानून बनाओ, हमारे हिसाब से श्रीलंका चलेगा। सेम वैसे ही जैसे फ्रेंच वाले कह रहे थे कि हमारे हिसाब से बेल्जियम को चलाओ, उसी में ये जो है सिन्हालास जो है वो कहने लगेंगे ये नहीं, अब ये देश जो है हमारे हिसाब से चलेगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेगा, क्योंकि हम ज़्यादा हैं, क्योंकि हम 74% हैं। अच्छा, यानी फिर से वही बात होगी, लड़ाई झगड़े वाली, ऑब्वियसली होगी, और यहाँ भी लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन देखो, लड़ाई झगड़ा होने से हमने बेल्जियम में ये देखा था, जैसे ही उनको पता चला कि प्रॉब्लम है तो उन्होंने सॉल्यूशन लाना शुरू कर दिए। श्रीलंका क्या करेगा कि इस प्रॉब्लम को और भड़का देगा। हाँ, वो समझे, जैसे बेल्जियम ने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, स्टेप्स लिए थे कुछ, याद आ रहा है, ये इसने बेल्जियम ने स्टेप्स लिए थे, पर श्रीलंका नहीं करेगा। श्रीलंका क्या करेगा, वो हमें वो देखना है कि स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंका, जैसे बेल्जियम के कुछ स्टेप्स है वैसे ही श्रीलंका के भी होंगे, टेकन बाय श्रीलंका। शॉर्ट फॉर्म कोई यूज नहीं करेगा ना, अपने अपने एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी नहीं। चलो आप नोट्स में यूज कर सकते हो, अपने नोट्स में, कॉपी में, जो भी आप अगर लिख रहे हो तो, लेकिन इस एग्जाम्स में आपको अपने पूरे वो फॉर्म लिखनी है, कोई भी आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है। जैसे एसएल है तो श्रीलंका वहां पे पूरा लिखना है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या लेंगे, स्टेप्स टेकन बाय श्रीलंका, यानी कि ये स्टेप्स नहीं है तो समझ लो और बर्बादी कर देंगे। पहला करेंगे ये कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो श्रीलंका की होगी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की होगी वो सिन्हाला बना देंगे। देखो सिन्हाला एक लैंग्वेज है, जैसे आज भी वहाँ पे शायद इसको हिंदी में सिंगली बोलते हैं, ठीक है, तो हम इसे हिंदी में, इंग्लिश में सिन्हाला पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिन्हाला ऑफ श्रीलंका, यानी जो मेजोरिटी में है उसको ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। सेकंड पे आ जाओ। इन्होंने क्या, ये फिर क्या करेंगे कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म ये बन जाएगा ऑफिशियल रिलीजियन ऑफ श्रीलंका। ये ऑफ लिखा है, ठीक है, ऑफ श्रीलंका। एक और क्या करेंगे ये, एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर सिन्हाला
कम्युनिटी। देखो समझते हैं, वैसे तो सब समझ में आ ही रहा होगा आपको। देखो क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा था कि जो सिन्हाला है ना, जो सिन्हाला है वो 74% है, वो सिन्हाला बोलते हैं, तो उसी की उनकी लैंग्वेज को ये लोग ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे श्रीलंका की। क्यों, यहाँ पे तमिल भी तो है, तमिल को भूल गए ये लोग। यही बात तमिल को, तमिल कहेंगे चलो ठीक है मान लेते हैं, सिन्हाला को इन्होंने वो बना दिया। फिर उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को, जो वहां पे एक सिन्हाला जो फॉलो करते हैं, देखो सिन्हाला बुद्धिज्म फॉलो करते हैं ना, ये सिन्हाला बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे, वही ये लोग यहाँ पे उसको ऑफिशियल रिलीजन भी बना देंगे कि भाई चलो तुम धर्म भी हमारा जो है आधिकारिक, जो देश का आधिकारिक धर्म है वो सिन्हाल वो होगा बुद्धिज्म। तमिल कहेंगे चलो ये भी मान लिया, कोई बात नहीं, तुम ही चलो, तुम ज़्यादा हो ना, मान लिया तुम्हारी बात। लेकिन लास्ट में कहेंगे कि एजुकेशन और जॉब्स में, एजुकेशन मतलब यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उसमें जो प्रेफरेंस होगी वो भी सिन्हाला को मिलेगी, तमिल को नहीं। तमिल वाले अब कहेंगे भाई अब नहीं, नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब नहीं मानेंगे हम, ये इन्होंने गड़बड़ कर दी कि आप इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये इस वाले पॉइंट पे फिर इनको आ जाएगा गुस्सा और ये लोग कर देंगे प्रोटेस्ट पूरे श्रीलंका में। श्रीलंका में पूरे प्रोटेस्ट हो जाएंगे, ये लोग कहेंगे भाई अब हमें हमारा अलग से स्टेट बना के दे दो आप, श्रीलंका में अब आप हमें हमारा स्टेट बना के दे दो। देखो जैसे बेल्जियम में क्या हुआ था, क्या हुआ था बेल्जियम में, डच और फ्रेंच आपस में लड़ गए थे, यहाँ पे क्या होगा, जो सिन्हाला और तमिल है ये आपस में लड़ जाएंगे, सिन्हाला वर्सेस तमिल, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बस इतना ही होना था कि अब ये लोग कहेंगे तमिल वाले कि भाई आप हमारा स्टेट दे दो अलग से, हमें हमें एक ईलम दे दो हमारा। देखो इन श्रीलंका में ईलम का मतलब होता है स्टेट, अभी हम आगे देख लेंगे इसको ऐसे भी कि हमें आप हमें हमारा अलग से स्टेट बना के दे दो, हम हमें हमें ऐसे नहीं रहना, हमें तो हमारे इंटरेस्ट को आप कमज़ोर कर रहे हो, वीक कर रहे हो। तो ये क्या होगा, ये जो है सिन्हालाज लोग हैं या फिर जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है ये समझ नहीं पाएगी, ये सो ही रहेगी। इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये आराम से घोड़े बेच के सो रही है सरकार, इनको कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे क्या इनके देश में क्या हो रहा है और क्या क्या बर्बादी चल रही है, ये नहीं मानेंगे ऐसा, और यहाँ पे हो जाएगी एक सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब किसी कंट्री में, मान लो जैसे श्रीलंका है, थोड़ा सा कोशिश करना मानने की, है ना, ये श्रीलंका है, इनके बीच में ही आपस में लोग लड़ने लगे, और वो कौन लोग हैं बताना जरा, वो लोग हैं तमिल एंड तमिल एंड सिन्हाला। तमिल और सिन्हाला लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो ये सिविल वॉर हो जाएगी श्रीलंका में, और बहुत लंबी सिविल वॉर चलती है, 2009 तक चलती है सिविल वॉर। देखा सरकार सो रही थी और उनके पीछे क्या क्या हो गया, पूरे देश में बहुत ज़्यादा खून खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, दोनों कम्युनिटी के, तमिल के भी और सिन्हाला के भी, दोनों के बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं और सिविल वॉर हो जाता है श्रीलंका में। कहीं पे वहाँ हमने देखा था कि बेल्जियम ने जब देखा, उस बेल्जियम को बस सेंस हुआ कि यार देश में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, पॉलिसीज बना के तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन इस वाले केस में सरकार सोई रहती है और सरकार को कुछ पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता, वहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है और पूरा देश खत्म, देश खत्म, या फिर ये कह लो कि बहुत बड़ी वहाँ पे इशू, मतलब तबाही मच जाती है उस श्रीलंका में। यानी कि दोनों में, बेल्जियम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, श्रीलंका फेल हो गया, बेल्जियम ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, श्रीलंका फेल हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो हमने देख लिया श्रीलंका ने क्या स्टेप लिए, ये स्टेप सॉल्यूशन का कोई स्टेप्स नहीं है, ये तो और भड़काऊ स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम को और ज़्यादा भड़का देने वाले, और बढ़ा देने चढ़ा देने वाले, नमक मिर्च लगा देने वाले वो स्टेप्स हैं ये तो। ठीक है, नेक्स्ट वही सब है, देखो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो वहाँ पे हमने देखा था वही है, और कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम हमने बात कर ली है कम्युनिटी गवर्नमेंट की, और हमने स्टेप्स में भी देख लिया है, तो वही है। यहाँ पे केस, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा श्रीलंका का। श्रीलंका की अगेन ज्योग्राफी थोड़ी सी दी हुई है, फिर यहाँ पे वही चीज़ें कि पॉपुलेशन कैसी है, 74% सिन्हाला, 18% तमिल, है ना, और बस वही सब है, ये सब हमने देख लिया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको। फिर यहाँ पे वही सब, ये तो वही मतलब स्लाइड एक तरह से रिपीट हो गई है। फिर वहाँ पे सब ग्रुप तमिल हैव 2 सब ग्रुप्स हमने देखा था, एक तो इंडियन है, एक श्रीलंकन तमिल है, जानते हैं हम तो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल हम जानते, देखो यहाँ पे फॉर एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, ये आपको बस बताने के लिए कि इंडियन तमिल वहाँ पे कैसे आए, अदरवाइज हम जानते हैं कि वहाँ पे इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल हम देख, हमने पूरा उनका ग्राफ देख लिया है। वही मेजोरिटेरियन इन श्रीलंका, मेजोरिटेरियन का मतलब हमने देखी थी टर्म, सबसे पहले हमने देखी थी मेजोरिटेरियन मतलब जैसे ब्रसल्स के अंदर फ्रेंच के पास मेजोरिटी, यहाँ पे सिन्हालास के पास है, तो वही यहाँ पे गेम होता है कि सिन्हाला कम्युनिटी ऑफ श्रीलंका डोमिनेटेड द माइनॉरिटी, प्रैक्टिस्ड मेजोरिटेरियन पॉलिसी एक्ट, अब ये सब एक्ट वाज पास्ड, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स, है ना,
recognize Sinhala as their official language. The state protected and promote Buddhism. देखा है ना हमने ये सब कि क्या स्टेप्स उन्होंने लिए थे, वही स्टेप्स हैं ये, वही स्टेप्स हैं. ऑल दीज मेजर्स इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स. यानी कि जो श्रीलंका के लोग थे, अब वो तो गुस्से में हो गए ना. उन्होंने कहा, वो कहाँ पहले मान रहे थे. पहले तो चलो उनको जब इन्होंने देखा भाई आप हमें जॉब्स भी दे रहे ना, एजुकेशन दे रहे ना, हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और हम ना तो हमारा स्टेट दे रहे हो ना प्रोटेस्ट कर रहे, तो इसीलिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा, सड़कों पे आना पड़ा, है ना. वही बात है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और यही स्ट्रगल्स हैं. अब देखो, श्रीलंका तमिल डिमांडेड देयर रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, जॉब्स, ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. ये भी सब कह रहे हैं भाई हमारी भी लैंग्वेज ऑफिशियल होगी, हमारी लैंग्वेज खराब थोड़ी है. क्यों? क्योंकि सिन्हाला 74% है, तो क्या उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दोगे? नहीं तो हमारी बनाओ, हमारे में क्या खराबी है. वही सब बात कह रहे हैं. और उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किए. एक लिट्टे, इसको आप याद रखोगे, लिट्टे कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम. ईलम यही, ये जो ईलम है इसी का मतलब होता है स्टेट. श्रीलंका में एक्चुअली स्टेट को बोलते हैं ईलम. तो वो डिमांड कर रहे हैं. एंड टर्न्ड कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ सिविल वॉर. सिविल वॉर जानते हैं हम क्या था, लड़ाई हो गई थी पूरे श्रीलंका में, सिन्हालाज और तमिल्स के अंदर, ब्लड शेड थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, और ये 2009 तक चलती है, टिल 2009. ठीक है. और ये ईलम, ये उन्होंने, आपको ये याद रखना है लिट्टे के बारे में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम. उन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी. किसने? तमिल्स ने. ओके, तो ये सब हम देख चुके हैं. वो लोग अब ऐसी मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिविल वॉर हो गया. यहाँ पे अब ऐसा क्यों हुआ? अगेन वही चीज़ है, हमने जो भी पढ़ा है सब वही लिखा हुआ है यहाँ पे. क्यों हुआ हम तो जानते हैं ना सब क्यों हुआ. जो भी श्रीलंका ने स्टेप्स लिए थे उसी की वजह से तो सब हुआ. वही सब स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो चीज़ों के लिए, कि ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना, कि उनके बुद्धिज्म को प्रमोट करना. यहाँ पे जो हमने लिखा है, जैसे ये है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा हटा देते हैं. बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. बुद्धिज्म का प्रोटेक्शन और प्रमोशन करेंगे. ये सब इन्हीं सब वजहों से तो हुआ है. ये सब जो वहाँ पे लड़ाई हुई है श्रीलंका में, इन्हीं सब वजहों से तो हुई है, कि वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, वो बुद्धिज्म का प्रोटेक्शन, और रिजर्वेशन, सिन्हालास को रिजर्वेशन जॉब्स में, एजुकेशन में, इसी वजह से तो हुआ. वही सब लिखा है यहाँ पे. देखो आप, they felt that constitution government policies denied them equal political rights, discrimination against them in getting jobs and other opportunities. Relation between Sinhala and Tamil community got strained. Strained मतलब तनाव, टेंशन. strained मतलब श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज स्ट्रगल, है ना. तामिल ईलम, ये जो है, जो तामिल ईलम है, हमने देखा था यहाँ पे कौन सा, ये LTTE, और ईलम का मतलब स्टेट. डिस्ट्रस्ट बिटवीन, डिस्ट्रस्ट मतलब एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाना. बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू ए कॉन्फ्लिक्ट, टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. ठीक है. और एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज वर किल्ड. देख चुके हैं हम, तो सब जानते हैं. इसी वजह से श्रीलंका में, और अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि श्रीलंका में क्यों हुआ सिविल वॉर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सिविल वॉर वहाँ पे क्या हुआ, और उसको, और उसके बदले में श्रीलंका ने क्या किया. ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और लंबे क्वेश्चन आएंगे. 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि वो बताओ, वो स्टेप्स बताओ कि श्रीलंका में एक्चुअली प्रॉब्लम थी क्या, वो बतानी है. और वो हमने देखो यहाँ पे देखी भी है ना, बिल्कुल ग्राफ के थ्रू जो हमने बिल्कुल बनाया था यहाँ पे. ये प्रॉब्लम थी वहाँ पे, प्रॉब्लम ये थी, और उन्होंने स्टेप्स क्या लिए थे इसके लिए, ये स्टेप्स लिए थे. तो हमें मालूम है, हम जानते हैं. तो ये हुआ था, यही इन्हीं वजहों से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था. ये सब आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, हमने कहानी के थ्रू समझाया, पता रहेगा. सिविल वॉर के बारे में बताया क्या हुआ है, कि सिविल वॉर में देखो, जब एक कंट्री में ही आपस में कम्युनिटी लड़ पड़े. एक वॉर तो होता है आप देश से लड़ते हो, बाहर के लोगों से, वैसे हम लड़ चुके हैं, इंडिया बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से लड़ चुका है ना. ऐसे ही एक तो ये वॉर होता है. एक होता है देश में अंदर ही वॉर हो जाए, उसको बोलते हैं सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध. गृह युद्ध कहते हैं, घर के अंदर ही लड़ाई, महाभारत, है ना. तो यहाँ पे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग प्रॉब्लम, मतलब ये है कि बेल्जियम और श्रीलंका में किस टाइप की पावर शेयरिंग का प्रॉब्लम हुआ. हमें पता है बेल्जियम के अंदर किसके बीच में हुआ था, फ्रेंच और डच में. श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल में क्या हुआ था, मेजोरिटेरियनिज्म को लेके हुआ था, डोमिनेंस को लेके हुआ था, पावर शेयर को लेके हुआ था. यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं. देखो,
numeric majority and forces it will on Flemish and German speaking population. This would have pushed the conflict among all the communities. This could lead to a very messy partition of the country. Partition मतलब अगर मान लो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हो गया था ना, उसे पार्टीशन कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में जो हुआ उसे हम पार्टीशन मानते हैं, मानते कि नहीं? एक मिनट देना मुझे। हाँ, तो उससे हम कहते हैं कि पार्टीशन हो गया कंट्री में। तो बेल्जियम में अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व ना करता तो शायद कंट्री में पार्टीशन हो जाता, जैसे हमने देखा था ना, ऊपर फ्लेमिश थे, नीचे वेलोनिया। अगर ना कर पाते वो सॉल्व तो शायद बेल्जियम बचता ही नहीं, टूट जाता, दो देशों में बिखर जाता। लेकिन उन्होंने सॉल्व कर लिया तो पार्टीशन बच गया। श्रीलंका में नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ? सिविल वॉर हो गया। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमें देखना क्या है, हमें यह मतलब कि हमने क्या सीखा इनसे। आप बताओ क्या सीखा होगा? यही सीखा ना कि जो भी कम्युनिटी है उन कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट में। किसी एक गवर्नमेंट की विल को फोर्स नहीं करनी चाहिए दूसरे के ऊपर। ये तो सीखने को मिल रहा है। एटलीस्ट पावर शेयर होना चाहिए। कि आपकी जो दूसरी कम्युनिटी है, जो साइड बाय साइड दोनों कम्युनिटीज चल रही हैं, आपको उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है भाई। ये नहीं कि आप मेजोरिटी में हो, आपको बस दिखा कि आपने सामने वाला कमज़ोर है, माइनॉरिटी में है, पढ़ा लिखा नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं है, फाइनेंशियली वीक है, आप उसको कुचल दो। ऐसा नहीं है, ये नहीं करना है। वही हमने सीखा इससे। तो क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, वही सब हमने देखा कि देखो जो बेल्जियम के लीडर्स थे वो रियलाइज दैट द कंट्री यूनिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजियंस। ये बात बेल्जियम वालों ने जान ली थी, इसीलिए उन्होंने उसके फेवर में पॉलिसी बना ली उनके हिसाब से। सच रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट ऑफ फॉर शेयरिंग पावर, हेल्प्ड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ। स्ट्राइफ क्या होता है? एक तरह से स्ट्रगल मान लो, लड़ाई झगड़ा। सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू कम्युनिटीज। हम जानते हैं बेल्जियम ने बचा लिया था देश को। और ये दिखाता है कि जो श्रीलंका का एग्जांपल है, मतलब कि हमें दिखाता है कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड रिफ्यूज्ड टू शेयर पावर टू अंडरमाइन। इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अंडरमाइन मतलब वीक करना, वीकन। इसका मतलब लिख लेते हैं हम। आपको ऐसे भारी भरकम वर्ड्स भी यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वीकन जैसे वर्ड्स भी यूज कर लिए, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए, वर्ड्स का गेम नहीं है। और हाँ, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको यूज करने चाहिए, लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट, वो आपको अपने आंसर्स में लिखना है। तो ऐसे अंडरमाइन। अब बेल्जियम था, अगर उसने वो स्टेप्स ना लिए होते तो बेल्जियम शायद बिखर जाता। जैसे बेल्जियम अगर ऐसे था, ये बेल्जियम है अगर, तो वो ऐसे टूट जाता ना, ये फ्लैमिश हो जाता, ये वेलोनिया हो जाता, और शायद बेल्जियम नाम से कोई देश बचता ही नहीं, है ना। लेकिन बेल्जियम ने वो पॉलिसीज बना ली और अपने देश को बचा लिया। पर श्रीलंका फेल हो गया, वहां पे सिविल वॉर हो गई और कितने सारे लोग मरे। ठीक है, डिफरेंसेस हम जानते हैं दोनों में क्या हुआ था। वहाँ पे सिन्हाला, श्रीलंका में सिन्हाला हैं और तमिल हैं, बेल्जियम में फ्लेमिश हैं और वालोनिया रीजन है। वहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाई चल रही है, तो हम जानते हैं वही सब है यहाँ पे। फिर आता है कि पावर शेयरिंग करने। अब इसी वजह से हमें पता चलता है कि पावर शेयर होनी चाहिए। पावर शेयर इंडिया या फिर कहीं भी किसी भी देश में पावर शेयर क्यों होनी चाहिए, हमें ये बात पता चलती है ना। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा था अगेन, यहाँ पे जस्ट हमने देखा ना ये वाला, कि वो जो, सॉरी, ये वाला था शायद, ये कि वहाँ के जो लोग थे उनको पता चल गया था बेल्जियम के लोगों की, हाँ पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिना पावर शेयरिंग के कंट्री को नहीं चलाया जा सकता, उसकी यूनिटी को खतरा है। लेकिन श्रीलंका वाले नहीं समझ पाए। अलग 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 कम्युनिटी हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये सब समझ पाए वो लोग, इसीलिए चल पड़े, इसीलिए उनकी गाड़ी चलती रही। लेकिन श्रीलंका वाले फेल हो गए। अगेन आपको हमेशा याद रखना है कि बेल्जियम पास हो गया, श्रीलंका फेल हो गया। सेम प्रॉब्लम, डिफरेंट सॉल्यूशंस, और उस सॉल्यूशंस की वजह से ही दोनों देशों में डिफरेंस है। ये हम देख लेंगे। इसमें अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि बेल्जियम में क्या हो रहा है, और यहाँ पे अब क्या है कि पावर शेयरिंग को कि हमें पावर शेयर क्यों करनी चाहिए, उसका रीज़न क्या है। देखो, पहले यही माना जाता था कि यार पावर शेयर जो होता है ना, पहले राजा होते थे, मोनार्की सिस्टम, कि सारी पावर जो है ना वो किसी एक बंदे में अगर होगी तो ऐसे ही चलेगा। यानी राजा है, जो फैसले ले वही सही है। ऐसा होता है क्या? सुबह राजा उठा, उसका मन किया यार कि सारे लोगों को ये बाल नहीं होनी चाहिए सिवाय मेरे, सब लोग गंजे होने चाहिए, या सब लोग बिना कपड़ों के हों। ये कैसा हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ये तो, कि लोग बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। या भाई कल से लोग ये सब ऐसा, ये खाना नहीं खाएंगे, और बस काम करेंगे, खाना खाना ही नहीं है।
तो इस तरह से ऐसे फैसले उल्टे सीधे आएंगे, तो इसी कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी सारी पावर उसके पास है, एक ही बॉडी के पास। पहले यही माना जाता था, लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो फिर डेमोक्रेसी में फिर देखा गया कि यार नहीं, पावर शेयर होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी इस चीज को लेके आई थी। इट वॉज बिलीव दैट द ऑल पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन ए पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। इन ए पर्सन मतलब राजा मान लो, बट फिर बाद में ये सारे डिसीजन लेने के फैसले जो है चेंज हुए, इस सब से पता चला। बट दीज इनोशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम जानते क्या होता है, हम जानते हैं ना, जिसके अंदर हमारे यहाँ जो गवर्नेंस होता है कंट्री का, उसे इलेक्ट करते हैं लोग। कौन लोग? पीपल, कॉमन पीपल जो होती है, उसी डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी को हिंदी में हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोगों का शासन। जिन लोगों को वो इलेक्ट करेगी, जिन लोगों को वो चुनेगी, वो ही सरकार बनेगी, यही होती है डेमोक्रेसी। जबकि पहले ऐसा नहीं था, मोनार्की होती थी। मोनार्की मतलब राजा, राजा का बेटा, राजा, इस टाइप से कंटिन्यूस चलता है। लोगों को बस मानना है, लोग नहीं बता सकते कि हमें कैसे रूल होना है, नहीं। पर डेमोक्रेसी ने इस आइडिया को चेंज किया, और इसीलिए वहां से पावर शेयरिंग का नोशन जो है वहां से इमर्ज हुआ। ठीक है, अब वही मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा जो है, इसके अंदर क्या है कि लोग जो होते हैं, पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर। नॉट ओनली द पॉलिटिकल पावर बट द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी। सुप्रीम पावर होती है लोगों में। पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन। हालांकि यहाँ पे डेमोक्रेसी की बातें आ गई हैं, हमारे चैप्टर में डेमोक्रेसी का पूरा डेडिकेटेड चैप्टर भी है, हम वहां से देख लेंगे इसको। वैसे बस यहाँ पे देखने के लिए कि एवरी वन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी हर कोई अपने अपने वो बता सकता है। ये रीज़न है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम पावर शेयर कैसे क्यों करने चाहिए, हमें पावर शेयर क्यों करने चाहिए। ऐसे एग्जाम्स आपके ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स में, श्योरली आते हैं कि भाई बता दो पावर शेयर होती क्यों है। बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, और 5 नंबर में आपके क्वेश्चन ऐसे बनने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन आपका बनने का चांस है कि पावर शेयरिंग के कौन से वो रीजंस हैं कि पावर शेयर होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए पावर शेयर। 2 रीजंस है मेनली। एक होता है प्रूडेंशियल रीजंस, 1 सेकेंड, राइट, प्रूडेंशियल रीजंस, और एक होता है मोरल रीजंस। देखो आपको ये कैसे, ये हमारे जो है 2 हेड दिए हुए रीजन के, एक ये प्रूडेंशियल, इसके अंदर कुछ रीजंस हैं, ऐसे एक मॉरल, इसमें भी कुछ हेड्स है। आपको एग्जाम्स में भी ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे जैसे ये प्रूडेंशियल हो जाएगा, ये प्रूडेंशियल और ये मॉरल, इसके अंदर 2-3 रीजन दे देंगे, और ऐसे ही बड़ा अगर लॉन्ग आंसर आया है तो फिर आप उसको लॉन्ग आंसर को ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ जरा। हाँ, ये तो बस मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी आना चाहिए ना आंसर। तो पहला हेड है प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब ये होता है कि प्रूडेंशियल को क्या बोलेंगे, आई थिंक बुद्धिमता, इंटेलेक्चुअल शायद कहते हैं, देख लेना आप लोग क्या कहते हैं। वैसे हमें हिंदी से मतलब भी नहीं है इसमें। क्या होगा, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, यानी जो सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होगी वो खत्म हो जाती है। जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो होता है लीड टू वायलेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। देखो पहला रीजन ये हो गया, प्रूडेंशियल का पहला रीजन ये हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट्स ग्रुप फ्रॉम ओवरस्टेपिंग। ओवरस्टेपिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्रॉस कर देना, लिमिट को क्रॉस कर देना, ओवरस्टेपिंग देयर राइट टू एनहांस देयर ओन पावर। नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट का मतलब क्या होता है, डैमेज द कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग, यानी कि कोई सिंगल ग्रुप जो होता है वो पावर शेयरिंग का जो प्रिंसिपल है उसको डैमेज नहीं कर सकता, सबवर्ट नहीं कर सकता। प्रिवेंट ग्रुप है, जो ग्रुप है वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, और जो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है, जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। इससे क्या होगा, व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑपरेस्ड यहाँ पे ऑपरेसिस होगा ये, ओके, इसे हम ऐसे कर लेंगे। व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑपरेसिस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजॉरिटी, यानी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए ही खतरनाक है अगर पावर शेयर ना किया जाए। तो प्रूडेंशियल रीजंस में हमने देख लिया है क्या है कि पावर, एक तो पहले सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, जो सोशल ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्या होगा, जो वायलेंस हो सके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर सके। प्रिवेंट ग्रुप्स, ये दूसरा पॉइंट आप यूज कर सकते हो, ये तीसरा कर सकते हो यहाँ से, थर्ड नंबर, लाइक मैं ऐसे ही, हम इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे ये थर्ड हो गया। नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर शेयरिंग, ये थर्ड हो गया। ऐसे 3 कर दोगे इस हेड में, प्रूडेंशियल रीजन में आप 3 रीजन दे दोगे। अगला आ जाएगा मोरल रीजन क्यों चाहिए, ये डेमोक्रेसी की बात है, ये एक्चुअली हम देख भी चुके हैं कि जब डेमोक्रेसी होती है, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी,
यानी डेमोक्रेसी की अंतर आत्मा है ये। इन्वॉल्व्स इट विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। यानी जब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की अंतर आत्मा है पावर शेयरिंग, इसीलिए इसको मॉरल रीजन रखा गया। आप इसके 2 पॉइंट भी लिख दोगे काफी है। वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, यानी कि डेमोक्रेसी के एक्सरसाइज की वजह से जिन लोगों पे इफेक्ट पड़ता हो उन लोगों को इसमें इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी में कौन होते हैं? लोग ही तो होते हैं। और अगर डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट आएगी उससे लोग इफेक्ट होंगे, और लोग इफेक्ट होंगे तो उन लोगों का भी इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसे मोरल रीजन रखा गया। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? जिसे लोगों ने चुना हो, जिसे लोगों ने चुना होता है और उसमें सिटीजन जो होते हैं पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी में हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर, एक्चुअली इनडायरेक्टली हम वोट देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे। इसीलिए डेमोक्रेसी में इसे मॉरल रीजन में हम रखते हैं। सिंपल। तो ऐसे ही आपको ये करना है। अगेन आपको अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है, जो हायर चांस है, ऐसे क्वेश्चन आने का चांस है प्रूडेंशियल, और क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके हाई वैल्यू वो होते हैं, इनके चांस होते हैं। प्रूडेंशियल रीजन 2-3 पॉइंट्स, मोरल रीजन 2-3 पॉइंट्स, और आपका आंसर खत्म। ऐसे ही लिखना है जैसे हमने बात की, प्रूडेंशियल और मोरल। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब आज की डेमोक्रेसी में, आज के टाइम पे पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, हमने देख लिया कि श्रीलंका में ऐसा केस था, बेल्जियम में ऐसा केस था, और पावर शेयर क्यों होनी चाहिए। अब हम ये देख लें कि यार पावर शेयर होती कैसे है, खासकर आजकल के टाइम में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के पावर शेयरिंग के तरीके बता दो। ऑल्दो मैंने देखा है कि शायद ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, और इतना मुश्किल है भी नहीं है ये, इतना मुश्किल है भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो हम पहला देखेंगे जिसको बोलते हैं, यहीं पे हम समझ लेंगे इसको। मैं बात करूंगा, आपको लिख लेना है तुरंत। जो पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म होती है एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पहली होती है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। उसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स को इक्वली पावर दी जाती है। हमें पता है कि लेजिस्लेचर जैसे है, जैसे एक लेजिस्लेचर होती है, एल फॉर लेजिस्लेचर, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, और जे फॉर जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग लॉज। इनका काम होता है, ये जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ये एग्जीक्यूटिव कर रही है, ये इन्होंने कानून बनाया है, और ये इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिखा है सिर्फ से, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो तीनों होते हैं ना ऑर्गन्स, ये एक दूसरे की पावर को चेक करते हैं। तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी अभी हम ऐसे इसके बारे में अगले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है। जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव, वैसे इसके बारे में नहीं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं है, दूसरे वाला है। इसको बोलते हैं, यही है हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यही है वो। ये इंडिया के केस में भी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला, यही चीज़ है यहाँ पर। जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल है, इसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में पावर शेयर होती है इक्वली, उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही एक वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो यहाँ पे इसको रहने देते हैं, यहीं पे देख लेंगे हम। ये जो है, जैसे हॉरिजॉन्टल है ये, एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे आप लिख लेना, वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लिख रहा हूँ, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। दूसरा वाला है, जैसे पहले नंबर पे आती है, सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है हमारी, उस पर यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, यूनियन गवर्नमेंट। उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट्स, उसके नीचे होती है आजकल, मतलब ये न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट। देखो ये वर्टिकल चल रहा है, और ये जो था यहाँ पर, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में पावर शेयर होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल है, यानी इनके बीच में भी पावर शेयर, जैसे हमने देखा था ना कम्युनिटी, जैसे बेल्जियम में क्या किया था उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी थी,
कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली थी, इन्हें ही कहते हैं हम एक तरह से वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो ये एक फॉर्म होता है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम आएंगे, उस पर भी आएंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे कि क्या होती है ये, अगर नेक्स्ट चैप्टर उसी पे है तो डोंट वरी, उस पर हम आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना देखते हैं, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है। एक फॉर्म होती है जिसमें आप कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट अगेन लाइक बेल्जियम वाला केस, उसको हम जानते भी अच्छे से कैसे होती है वो। उसके अंदर ये होगा कि जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भी पार्टिसिपेशन देते हैं पॉलिसी बनाने में, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट हो जाती है। और लास्ट होती है एक सोशल ग्रुप्स, यानी सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप। एक प्रेशर ग्रुप भी होते हैं। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? कुछ ऐसे लोग जिनके अपने शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं, जिनके अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट की वजह से वो लोग क्या करते हैं, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं और उनको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रुप। ये लोग अपनी एक्टिविटी से गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं, चाहे वो इलेक्शन के तो इलेक्शनियरिंग करते हैं, आपस में लॉबिंग करते हैं और लोगों को मोबिलाइज करते हैं। देखो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं इनके प्रेशर ग्रुप्स के, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं क्या होंगे, जैसे एक है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कैसी चीज़ें होती हैं। एक होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यानी कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, जितने भी हमारे डॉक्टर होते हैं ना, वो इससे जुड़े होते हैं। ये होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये वकीलों की होती है, एडवोकेट्स की। एक ऐसे ये होती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स, फॉर लॉयर्स या फिर जो एडवोकेट्स होते हैं, और ये जो ट्रेड्समैन होते हैं उनके लिए। इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। इसको आपको बस एग्जांपल के लिए दिया था मैंने, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स के साथ भी पावर शेयर कर देना भी एक फॉर्म होता है। तो हमने चारों देख लिया, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है, और एक ऐसे सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स के साथ पावर शेयर करना। 4 फॉर्म्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं फिर से, ये लास्ट में यहाँ पे ये हमने देखा, पहला है हॉरिजॉन्टल, जो ये वाला है इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, वो आप लिख लेना। इसका है, ये है वर्टिकल, वर्टिकल फॉर्म ऑफ, इसको वर्टिकली रहने देते हैं आप, इसके आगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग लगा हुआ है, ओके। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। ये दो हो गए। थर्ड वाला ये हमने तो बात की थी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, आपको समझाने के लिए। और ये वाला है जो सोशल ग्रुप वाली बात करी थी हमने, कम्युनिटी गवर्नमेंट आ गया, है ना। और बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि बेल्जियम में इसका एग्जाम्पल दिया था, इसीलिए हमने ही बेल्जियम की बात कर ली थी। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एम्पावरमेंट देना। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ही यही है। जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, यानी कि जो अदर सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको भी पावर देना, उनका ही काम होता ही है। देखो एक बात और, ये पॉइंट्स बड़े लंबे चौड़े हैं, आपको इतने लंबे चौड़े पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ इसमें से की पॉइंट्स निकाल लेने हैं। जैसे जितना हम अंडरलाइन कर रहे हैं उतना भी कर लिया ना आपने तो काफ़ी है। यानी पावर जो ये एक हमने देख लिया कम्युनिटी गवर्नमेंट, पहला था हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, और तीसरा जिसके अंदर सॉरी चौथा जिसमें हमने प्रेशर ग्रुप्स की बात करी थी, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं उनकी बात करी थी। पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, हाँ ये है मैनी मैनी इंटरेस्ट ग्रुप्स लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, यही हो गए वो, यही वो लोग हैं जिसके अंदर हम प्रेशर ग्रुप्स की बात कर सकते हैं और ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो ऐसे ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी हम पावर कैसे शेयर करते हैं, तो हमने यहाँ पे देख लिया है। ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। और आपको अगेन वही करना है, आपको ये लेक्चर देखना है, अपने नोट्स बना लेने हैं और स्लाइड से रिवाइज करना है, बस इतना ही करना है आपको। और आप बहुत कम टाइम में ये पूरा चैप्टर का पूरा सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो ऐसे ही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।